नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस में क्रूशल है, बल्कि आपकी रैंक भी डिसाइड कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डाइव करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरे पास आपके लिए एक मजेदार सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि भालू जब हाइबरनेशन में होते हैं, मतलब लंबी नींद में, तो वो यूरिनेट क्यों नहीं करते? सोचिए जरा। इसका जवाब प्रकृति के एक इनक्रेडिबल अडेप्टेशन में छुपा है। उनका शरीर यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करके वापस प्रोटीन में बदल देता है ना कमाल की बात? बस यही तो इकोलॉजी का जादू है, जिसे आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि जीवन खुद को कैसे अडैप्ट और इवॉल्व करता है। इसके बाद हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को ट्रैक करेंगे, भारत के क्रिटिकल इकोसिस्टम्स पर एक नज़र डालेंगे और आखिरी में यूपीएससी के लिए जो सबसे ज़रूरी टेकअवेज हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पर्यावरण के मूल सिद्धांत। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पर्यावरण या एनवायरनमेंट है क्या? देखिए, सरल शब्दों में यह हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज है। इसमें बायोटिक यानी सभी जीवित चीजें जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हम आप, और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग चीजें जैसे पानी, हवा और मिट्टी, सब कुछ शामिल है। इन्हीं दोनों के इंटरैक्शन से किसी भी जीव का जीवन तय होता है। और यहीं से एंट्री होती है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की। 1866 में अर्नस्ट हैकल ने ये शब्द दिया था। इकोलॉजी वो साइंस है जो ये स्टडी करती है कि ऑर्गेनिजम्स यानी जीव आपस में और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से लेकर पूरे प्लैनेट तक की स्टडी। इकोलॉजी को समझने के लिए इस हायरार्की को देखना बहुत जरूरी है। ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे बेस पर है एक इंडिविजुअल यानी अकेला जीव। एक ही स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी। और जब ये कम्युनिटी अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है तो बनता है एक इकोसिस्टम। बड़े बड़े इकोसिस्टम्स मिलकर बायोम बनाते हैं और पृथ्वी के सारे बायोम्स मिलकर बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हैं। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जीवन का अनुकूलन और विकास। यहाँ हम उस फैसिनेटिंग प्रोसेस को समझेंगे जिससे लाइफ बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है और थ्राइव करती है। तो ये होता है अडाप्टेशन के जरिए। अडाप्टेशन 3 तरह का होता है, और हाँ, ये टॉपिक यूपीएससी 2014 में आ चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है मॉर्फोलॉजिकल यानी फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव, जैसे रेगिस्तान की फेनिक फॉक्स के बड़े बड़े कान जो बॉडी हीट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी फंक्शंस में बदलाव, जैसे सांप का जहर बनाना। और तीसरा है बिहेवियरल यानी व्यवहार में बदलाव, जैसे भालू का हाइबरनेशन में जाना। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल नीश। इसको आप किसी जीव का प्रोफेशन और एड्रेस समझ सकते हैं, मतलब वो इकोसिस्टम में क्या काम करता है और कहाँ रहता है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक है फंडामेंटल नीश, यानी वो सारी कंडीशंस जहां एक स्पीशीज थियोरेटिकली रह सकती है, लेकिन कंपटीशन और दूसरे फैक्टर्स की वजह से वो असल में जिस लिमिटेड एरिया में रहती है उसे कहते हैं रियलाइज्ड नीश। और ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी 2013 में पूछा गया। लेकिन जब स्पीसीज अडेप्ट नहीं कर पाती तो एक भयानक सच सामने आता है, एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति। और दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है कि हम प्लैनेट के छठे महाविलोपन यानी 6th मास एक्सटिंक्शन से गुजर रहे हैं। और इस बार इसकी वजह कोई एस्ट्रॉइड नहीं, बल्कि ये एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड। हमारी एक्टिविटीज ही इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि यूपीएससी 2018 में भी हाईलाइट हुआ था। इसके कुछ हार्ट ब्रेकिंग एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। डोडो, जिसे 1681 में ओवरहंट कर दिया गया। पैसेंजर पिजन 1914 में मैसिव हंटिंग का शिकार हुआ। टैस्मेनियन टाइगर 1936 में हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से चला गया। और हाल ही में 2006 में बैजी डॉल्फिन हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से विलुप्त हो गई। ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस कितने गंभीर हो सकते हैं। चलिए, अब टॉपिक को थोड़ा और फंक्शनल बनाते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो। अब हम ये देखेंगे कि एक इकोसिस्टम काम कैसे करता है और इसमें एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे जाती है। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का गोल्ड स्टैंडर्ड रूल है लिंडमैन्स 10% लॉ। ये लॉ कहता है कि एक ट्रोफिक लेवल यानी पोषण स्तर से अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है।
बाकी 90% एनर्जी या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाती है या हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए फूड चेन में आप जितना ऊपर जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स की संख्या उतनी ही कम होती जाती है। अब फूड चेन्स भी दो मेन टाइप्स की होती हैं। पहली है ग्रेजिंग फूड चेन, जो लिविंग ग्रीन प्लांट्स से शुरू होती है। ये मरीन इकोसिस्टम्स में ज़्यादा डोमिनेंट है। और दूसरी है डिट्राइटस फूड चेन, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डिट्राइटस से शुरू होती है। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स यानी ज़मीन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, डिट्रिटिवोर्स जैसे केंचुए यूपीएससी 2021 में पूछे गए। एनर्जी फ्लो को दिखाने का एक और तरीका है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये नंबर, बायोमास या एनर्जी के हो सकते हैं। नॉर्मली ये सीधे होते हैं, बेस चौड़ा और टॉप नुकीला। लेकिन यहाँ एक फैसिनेटिंग एक्सेप्शन है। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में बायोमास का पिरामिड उल्टा यानी इन्वर्टेड हो सकता है। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर्स यानी फाइटोप्लैंक्टन की लाइफ बहुत छोटी होती है और वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी गिवन टाइम पर उनका टोटल बायोमास उन्हें खाने वाली मछलियों से कम हो सकता है। अब दो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स को क्लियर करते हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है जब कोई पोल्यूटेंट जैसे डीडीटी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसकी लाइफ के दौरान जमा होता रहता है। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन तब होता है जब उस पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन फूड चेन में हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ता जाता है। यही वजह है कि टॉप प्रेडेटर्स जैसे ईगल्स में टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लेवल सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब तक हमने ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स की बात की। अब इन सभी आइडियाज़ को अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है इंडियाज़ क्रिटिकल इकोसिस्टम्स। भारत के लिए वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां बेहद ज़रूरी हैं। इनको बचाने के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन नाम की एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई। इसी के तहत एक मॉन्ट्री रिकॉर्ड भी है जिसमें उन साइट्स को लिस्ट किया जाता है जो खतरे में हैं। और ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। भारत की 2 साइट्स इस रिकॉर्ड में हैं, कियोलादेव नेशनल पार्क और लोकताक लेक। और हाँ, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत वेटलैंड्स कंजर्वेशन में एक लीडर है। 2025 तक भारत में 91 रामसर साइट्स हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 91, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं एक और यूनिक इकोसिस्टम की, मैंग्रोव्स। ये सॉल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट हैं जो खारे पानी में उगते हैं। इनमें कुछ अमेजिंग अडैप्टेशंस होते हैं, जैसे न्यूमैटोफोर्स। ये स्पेशल रूट्स होती हैं जो पानी से बाहर निकलकर हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। और विविपेरिस रिप्रोडक्शन, जिसमें बीज पेड़ पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं ताकि वो खारे पानी में सर्वाइव कर सके। अगर हम भारत में मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि वेस्ट बंगाल का दबदबा है, लगभग 42.6%, जिसका मेन रीजन है सुंदरबन। इसके बाद गुजरात और अंडमान एंड निकोबार का नंबर आता है। और ये मत भूलिएगा कि सुंदरबन दुनिया का अकेला मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां टाइगर्स रहते हैं। चलिए, अब हम अपने फाइनल एंड मोस्ट क्रूशियल सेक्शन पर आ गए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन गाइड की तरह है, यूपीएससी के लिए मुख्य बातें। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। इकोटोन, ये 2 इकोसिस्टम्स के बीच का ट्रांजिशन जोन है जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। इसे एज इफेक्ट भी कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइम के साथ किसी कम्युनिटी के स्पीसी स्ट्रक्चर में आने वाला चेंज। प्राइमरी सक्सेशन, ये बंजर जमीन पर होता है जैसे नंगी चट्टान पर। और सेकेंडरी सक्सेशन, ये उस जगह होता है जहां पहले लाइफ थी पर किसी डिस्टर्बेंस जैसे आग लगने के बाद सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, आज आपने जो भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स सीखे हैं वो भारत के एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी लॉस को सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। इस पर जरूर मंथन कीजिएगा, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एनवायरनमेंट सेक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का फाउंडेशन है। और यूपीएससी आपसे यही जानना चाहता है कि आप इस फाउंडेशन को कितनी गहराई से समझते हैं। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। अब जरा इस फैक्ट को देखिए। सोचिए, पूरी दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन हमारे पास है, लेकिन दुनिया की करीब 8% स्पीशीज, 8% प्रजातियां हमारे देश में रहती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ
इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का एक कह सकते हैं सुपर पावर है। और बस यही वजह है कि यूपीएससी इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस देता है और यहाँ से बार बार सवाल आते हैं। तो आज के इस सेशन का हमारा एजेंडा क्या है? हम सबसे पहले देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन, फिर समझेंगे कि इकोलॉजी में स्पीशीज का रोल क्या होता है, इसके बाद कंजर्वेशन के तरीके देखेंगे, इंडिया और ग्लोबल इनिशिएटिव्स पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझने हैं कि आखिर ये शब्द जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, बहुत सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, मतलब पृथ्वी पर जितने भी तरह का जीवन है वो सब। इसमें सिर्फ बड़े बड़े जानवर जैसे शेर या बाघ ही नहीं आते, इसमें वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, एक ही फूल के अलग अलग रंग और यहाँ तक कि वो इकोसिस्टम, मतलब वो जंगल, वो नदियाँ, वो तालाब, जहाँ ये सब रहते हैं, ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी का ही हिस्सा है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स पर 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आनुवंशिक विविधता। इसका मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर की वैरायटी। जैसे हम इंसान है तो एक ही स्पीशीज, लेकिन हमारे लुक्स कितने अलग अलग होते हैं ना, है ना। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज रहती हैं। और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स। जैसे अपने देश भारत को ही देख लीजिए, यहाँ रेगिस्तान भी है, रेन फॉरेस्ट्स भी है और मैंग्रोव्स भी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी, ये प्रीलिम्स के लिए अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए अल्फा डाइवर्सिटी क्या है। ये एक छोटे से एरिया, मान लीजिए एक तालाब, उसके अंदर की डाइवर्सिटी है। बीटा डाइवर्सिटी क्या है? ये 2 इकोसिस्टम्स के बीच का कंपैरिजन है। जैसे एक जंगल और उसके बगल वाले घास के मैदान में स्पीशीज कितनी अलग हैं। और गामा डाइवर्सिटी, ये एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन, जैसे पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स की टोटल डाइवर्सिटी को दिखाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। पर अब अगला सवाल ये आता है कि एक इकोसिस्टम में हर स्पीशीज का रोल क्या होता है। वैसे तो हर स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनका रोल बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। इन्हीं में से एक है कीस्टोन स्पीसीज। इसका नाम कीस्टोन क्यों है? आपने पुराने आर्चेज या मेहराब देखे हैं, उसमें जो बीच का पत्थर होता है उसे कीस्टोन कहते हैं। अगर वो पत्थर निकाल दें तो पूरा का पूरा आर्च गिर जाएगा। बस यही रोल होता है कीस्टोन स्पीसीज का। जैसे गिर के जंगल में एशियाटिक लायन, वो वहाँ के हर्बिवरस एनिमल्स यानी शाकाहारी जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर शेर न हो तो वो जानवर इतने बढ़ जाएंगे कि सारे घास पत्तियां खा जाएंगे और पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अगली कैटेगरी है इंडिकेटर स्पीशीज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्पीशीज हमें इकोसिस्टम की हेल्थ का इंडिकेशन देती हैं। ये एक तरह से पर्यावरण के डॉक्टर हैं। जैसे फ्रॉग्स यानी मेंढक, वो पानी और जमीन दोनों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर किसी जगह से मेंढक अचानक गायब होने लगे तो ये एक अलार्म बेल है। इसका मतलब है कि वहाँ के पानी या एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन या गड़बड़ जरूर है। अब आते हैं एंडेमिक स्पीशीज पर। एंडेमिक का मतलब होता है वो स्पीशीज जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं। जैसे कि लायन टेल्ड मकैक, ये आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। अब आप सोचिए इसका कॉन्जर्वेशन कितना जरूरी है। अगर वेस्टर्न घाट्स को कुछ हुआ तो ये स्पीशीज दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। और फिर हैं हमारे इकोसिस्टम के दुश्मन, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये वो प्रजातियां हैं जो बाहर से आती हैं और हमारे लोकल इकोसिस्टम पर कब्जा कर लेती हैं, उसे तबाह कर देती हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ यानी जल कुंभी। आपने देखा होगा तालाबों के ऊपर हरी चादर बिछ जाती है, ये वही है। ये इतनी तेजी से फैलती है कि पानी में सनलाइट और ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देती और अंदर की मछलियां और दूसरे जीव मरने लगते। चलिए जल्दी से 3 और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज टाइप्स देख लेते हैं। पहली है फ्लैगशिप स्पीशीज। ये कैरिज्मेटिक स्पीशीज होती हैं जो कंजर्वेशन के लिए पोस्टर बॉय का काम करती हैं, जैसे हमारा प्यारा हाथी। इनको बचाने के नाम पर फंड और सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। दूसरी है अम्ब्रेला स्पीशीज, जैसे बंगाल टाइगर। अब अगर आप टाइगर को बचाना चाहते हैं तो आपको उसके पूरे जंगल को बचाना होगा। तो टाइगर को बचाने के चक्कर में उस जंगल में रहने वाली हजारों दूसरी स्पीशीज भी अपने आप बच जाते हैं। ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है।
और तीसरी है फाउंडेशनल स्पीशीज, जैसे मैंग्रोव्स, जो खुद ही पूरे इकोसिस्टम को बनाती और मेंटेन करती हैं। तो अब जब हमने इन अलग अलग तरह की स्पीशीज के इम्पोर्टेंस को समझ लिया है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? यही कि इन्हें बचाया कैसे जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कंजर्वेशन मेथड्स की। इन सिटू एंड एक्स सिटू, ये दो मेन तरीके हैं और इसे याद रखना बहुत आसान है। इन सिटू में इन है मतलब इनसाइड, यानी स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्ट करना, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। और एक्स सिटू में एक्स है मतलब एग्जिट या आउटसाइड, यानी स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट करना, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स यानी चिड़ियाघर या सीड बैंक्स। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब इन सिचू कंजर्वेशन का एक बहुत ही शानदार मॉडल है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें ना 3 जोन्स होते हैं, एक के अंदर एक। सबसे अंदर होता है कोर एरिया, ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। उसके बाहर होता है बफर जोन, यहाँ लिमिटेड एक्टिविटी जैसे रिसर्च या एजुकेशन अलाउड है। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन एरिया, जहां इंसान और नेचर सस्टेनेबल तरीके से एक साथ रहते हैं। देखिए, बायोडायवर्सिटी को बचाना किसी एक देश का काम नहीं हो सकता है, ये तो एक ग्लोबल एफर्ट है, एक वैश्विक जिम्मेदारी है। तो अब हम देखेंगे कि इस ग्लोबल एफर्ट में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं। पूरी दुनिया में 36, ये नंबर याद रखिए, 36 ऐसे एरियाज हैं जिन्हें ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है। अब ये हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? ये वो इलाके हैं जहां बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं और साथ ही उनका हैबिटेट तेज़ी से ख़त्म हो रहा होता है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि इन 36 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में से 4, जी हाँ 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया में आते हैं। इनके नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए: द हिमालयज़, द इंडो-बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका और सुंदरलैंड। ये चारों नाम एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कुछ की ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं। एक क्विक टाइमलाइन देख लेते हैं। 1992 में रियो अर्थ समिट में आया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD), जिसने पूरी डिस्कशन की नींव रखी। फिर 2000 में आया कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो LMOs यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की सेफ्टी से डील करता है। 2010 का नगोया प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है। और सबसे लेटेस्ट 2022 का कनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, जो हमारे नए ग्लोबल टारगेट सेट करता है। ऑल राइट, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो की टेकअवेज जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए मेरे साथ क्विकली रिवाइज कीजिए। पॉइंट नंबर 1, इंडिया के पास 2.4% ज़मीन पर दुनिया की 7-8% स्पीशीज़ हैं। पॉइंट नंबर 2, कीस्टोन, एंडेमिक और इंडिकेटर स्पीशीज़ के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, नेशनल पार्क्स वर्सेस जूज। पॉइंट नंबर 4, इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, नाम याद है ना? पॉइंट 5, नगोया प्रोटोकॉल मतलब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एंड पॉइंट 6, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क हमारा लेटेस्ट ग्लोबल प्लान है। चाहे तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब ये देखिए, ये कोड यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये दिखाता है कि यूपीएससी थ्योरी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कैसे जोड़ता है। नगोया प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव है बेनिफिट शेयरिंग, है ना? तो इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसे इम्प्लीमेंट करती हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी BMCs। यूपीएससी आपसे यही प्रैक्टिकल कनेक्शन जानना चाहता है। और अब आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट के तौर पर सोचिए, जब आप एक जिले के DM या SP होंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक तरफ विकास भी जरूरी है और दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाना भी। ये सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है, ये आपके करियर की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी में एनवायरनमेंट का सेक्शन कितना क्रूशियल है यह आप सब जानते हैं, और उसमें भी वन्यजीव संरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि प्रीलिम्स हो या मेंस आपका कोई भी सवाल न छूटे। चलिए वार्म अप के लिए एक सवाल देखते हैं। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ट्रैफिक जो एक NGO है, किसका जॉइंट प्रोग्राम है? सोचिए जरा, क्या इसका जवाब आपको पता है? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आज के सेशन के बाद आप ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे।
तो इस सवाल का सही जवाब है WWF और IUCN। आज हम इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक स्ट्रक्चर में समझेंगे। हम शुरू करेंगे ग्लोबल लेवल के एफर्ट से, फिर देखेंगे कि भारत में कौन कौन से कानून हैं, और आखिर में बात करेंगे हमारे देश के सबसे आइकॉनिक स्पीशीज प्रोजेक्ट्स की, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसका बिग पिक्चर देखना जरूरी है। भारत जो भी कदम उठाता है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कन्वेंशंस और अग्रीमेंट से जुड़ा होता है। तो पहले ग्लोबल फ्रेमवर्क को समझते हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है साइट्स, जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। अब यहाँ एक कीवर्ड है जो आपको अपने दिमाग में लॉक कर लेना है, लीगली बाइंडिंग, यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो देश इस पे साइन करते हैं उन्हें इसके नियमों को मानना ही पड़ता है। इसका मेन मकसद ये चेक करना है कि जानवरों और पौधों का इंटरनेशनल ट्रेड उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा ना बन जाए। अब साइट्स काम कैसे करता है? ये स्पीसीज को 3 लिस्ट्स या कहें कि अपेंडिसेस में बांटता है। अपेंडिक्स आई मतलब रेड सिग्नल, इसमें वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनका कमर्शियल ट्रेड पूरी तरह से बैन है। अपेंडिक्स 2 मतलब येलो सिग्नल, मतलब ट्रेड हो सकता है लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और परमिट्स के साथ। और अपेंडिक्स 3 थोड़ा अलग है, इसमें कोई देश अपनी किसी नेटिव स्पीसीज को बचाने के लिए बाकी देशों से सहयोग मांगता है। अगला नाम है IUCN का। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपनी रेड लिस्ट के लिए फेमस है। ये रेड लिस्ट एक तरह से दुनिया की स्पीशीज का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये लोकेशन वाले सवाल प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसे याद रखिए। अच्छा, अब 2 नाम हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ट्रैफिक और कैप्ट। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। ट्रैफिक, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, एक NGO है। ये WWF और IUCN का जॉइंट प्रोग्राम है और इसका काम है वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर नजर रखना। ये एक तरह का वॉचडॉग है। वहीं दूसरी तरफ कैप्ट सरकारों का एक गठबंधन है जिसे US लीड करता है और इंडिया भी इसका सदस्य है। इसका काम है इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से लड़ना, मतलब एक्शन लेना। तो ट्रैफिक मॉनिटर करता है और कैप्ट कॉम्बैट करता है। सिंपल। ग्लोबल एफर्ट्स में आखिरी जरूरी नाम है CMS या बॉन कन्वेंशन। इसकी सबसे यूनिक बात क्या है? ये दुनिया की अकेली ऐसी ट्रीटी है जो माइग्रेटरी स्पीशीज यानी प्रवासी प्रजातियों पर फोकस करती है। वो पक्षी जो हजारों किलोमीटर उड़कर हर साल साइबेरिया से भारत आते हैं, उन्हें सिर्फ भारत नहीं बचा सकता, हमें उन सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा जिनके आसमान से वो गुजरते हैं। CMS यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये हो गई दुनिया की बात। अब आते हैं अपने देश पर। भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो पूरा ढांचा है उसकी नींव है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समय के साथ इसमें कई जरूरी बदलाव हुए हैं। जैसे 2002 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBW बना। फिर 2006 का अमेंडमेंट बहुत ही लैंडमार्क था, जिसने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB जैसी पावरफुल स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई। और सबसे ताज़ा 2022 के अमेंडमेंट ने साइट्स के नियमों को हमारे कानून का हिस्सा बना दिया। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये प्रीलिम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। यहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं, खासकर चेयरपर्सन को लेकर। तो ध्यान से देखिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो कि एपेक्स बॉडी है, उसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जबकि NTCA और सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन दोनों के अध्यक्ष एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। इसे ऐसे याद रखिए, वाइल्ड लाइफ पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, इसलिए सबसे बड़ी बॉडी के हेड राष्ट्र के हेड यानी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो हमने ग्लोबल फ्रेमवर्क समझ लिया, भारत के कानून देख लिए, पर असल काम तो जमीन पर होता है ना? तो अब देखते हैं कि इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 3682। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2022 सेंसस के हिसाब से भारत में बाघों की संख्या है। ये इस बात का सबूत है कि जब एक देश ठान ले तो वो अपनी स्पीशीज को विलुप्त होने से बचा सकता है। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया के 75% से ज्यादा बाघ आज हमारे देश भारत में है। और ये ग्रोथ कोई छोटी मोटी नहीं है। आप इस चार्ट में देखिए, 2006 में हम सिर्फ 1411 बाघों पर थे और आज हम 3600 के पार हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर की फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी है, जिसे आप मेंस के आंसर्स में एज अ केस स्टडी भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह सफलता मिली कैसे। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है M-Stripes। UPSC इस पर भी सवाल पूछ चुका है। ये NTCA का एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है।
आसान भाषा में समझें तो फॉरेस्ट गार्ड्स के पास एक ऐप होता है जिसमें वो पेट्रोलिंग के दौरान रियल टाइम डेटा फीड करते हैं, जैसे बाघ के पंजों के निशान दिखे या कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी का साइन मिला। इससे मॉनिटरिंग बहुत एफिशिएंट हो जाती है। बाघों के बाद अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। प्रोजेक्ट लायन का फोकस एशियाटिक लायंस पर है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ गुजरात के गिर लैंडस्केप में पाए जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ इनकी पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं है, बल्कि इनके लिए नए घर भी तैयार करना है, ताकि अगर गिर में कोई बीमारी फैले तो हमारी पूरी लायन पॉपुलेशन खतरे में ना पड़े। और फिर आता है 1992 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद हाथियों, उनके हैबिटेट और सबसे ज़रूरी उनके कॉरिडोर्स को बचाना है। ये कॉरिडोर्स हाथियों के लिए हाईवेज की तरह होते हैं, जो एक जंगल को दूसरे से जोड़ते हैं। अगर ये कॉरिडोर्स ब्लॉक हो जाएं, तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, क्विक रिवीजन। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेने हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं। चलिए मेरे साथ फटाफट दोहराइए। साइट्स लीगली बाइंडिंग, एनटीसीए स्टैट्यूटरी बॉडी, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ट्रैफिक किसका प्रोग्राम है? WWF और आईयूसीएन का। भारत में लेटेस्ट टाइगर काउंट 3682 और NBWL के चेयरमैन कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये फैक्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कल के वो ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं जिनके कंधों पर इन कंजर्वेशन एफर्ट्स को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। तो आपकी मेहनत सिर्फ आपका भविष्य नहीं, बल्कि इस देश के भविष्य का भी संरक्षण करेगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, हमारी हवा में, और हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है? मैं प्रदूषण की बात कर रही हूं, और जब आप इसका असली आंकड़ा देखेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे। जी हां, 2.1 मिलियन यानी 21 लाख मौतें सिर्फ एक साल में, और वो भी सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि ये टॉपिक सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बल्कि आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम प्रदूषण के इस पूरे टॉपिक को जड़ से समझते हैं। हम शुरू करेंगे इसकी परिभाषा से, फिर देखेंगे कि वायु प्रदूषक कितने तरह के होते हैं और उनके खतरनाक नतीजे जैसे कि स्मॉग और एसिड रेन कैसे बनते हैं। इसके बाद हम सरकार की कोशिशों पर नज़र डालेंगे और आखिर में मैं आपको वो सबसे ज़रूरी बातें बताऊंगी जो आपको परीक्षा में दूसरों से आगे रखेंगे। तो आइए अपने एजेंडा के पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रदूषण की सही परिभाषा है क्या। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो प्रदूषण का मतलब है जब हमारी आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें घुल मिल जाती हैं जो उसे नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हीं चीज़ों को हम प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ये परिभाषा आपके जीएस पेपर 3 के लिए एक तरह से नींव का काम करती है। अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे अहम हिस्से पर, वायु प्रदूषक। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, यहाँ से सवाल तो बनता ही बनता है। इन्हें ठीक से समझने के लिए हम इन्हें 2 मेन कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक प्रदूषक या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये वो प्रदूषक हैं जो किसी सोर्स से सीधे हवा में छोड़े जाते हैं, जैसे किसी पावर प्लांट की चिमनी से निकला सल्फर डाइऑक्साइड या फिर गाड़ियों के धुएं से निकला कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब सीधे तौर पर हवा को गंदा कर रहे हैं, इसलिए ये प्राथमिक। अब आते हैं द्वितीयक प्रदूषकों पर। इन्हें समझना थोड़ा दिलचस्प है। ये विलन सीधे सीधे पैदा नहीं होते हैं, ये तब बनते हैं जब हवा में पहले से मौजूद प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरी गैसें आपस में केमिकल रिएक्शन करती हैं। ओजोन और पैन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये अक्सर अपने जन्मदाता यानी प्राथमिक प्रदूषकों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिए। ये अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। प्राथमिक मतलब जो सीधे सोर्स से निकले, और द्वितीयक मतलब जो हवा में रिएक्शन से बने। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड सवालों से आपको यहीं फंसाने की कोशिश की जा सकती है। वायु प्रदूषकों में शायद सबसे खतरनाक हैं पार्टिकुलेट मैटर या पीएम। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, पीएम के अलग अलग साइज होते हैं। PM10 हमारे सांस की नली में जा सकता है, लेकिन PM2.5 वो इतना महीन होता है कि हमारे फेफड़ों की गहराई में जाकर सीधा हमारे खून में मिल सकता है, और यही वजह है कि इसे सबसे जानलेवा माना जाता है। चलिए कुछ और बड़े प्रदूषकों पर नजर डालते हैं।
और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है जिसे आप अपने मेंस के जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और ये सीधे सीधे एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह NOx और CO भी हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। अच्छा, तो अब हम वायु प्रदूषण के 2 सबसे गंभीर नतीजों पर बात करेंगे, जिनसे परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, स्मॉग और अम्ल वर्षा। तो पहला सवाल ये उठता है कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग आखिर बनता कैसे है। दिल्ली जैसे शहरों में सर्दियों के मौसम में इसका जिक्र तो हम सब सुनते ही हैं। चलिए आज इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इस स्लाइड पर दिए गए स्टेप्स को ध्यान से समझिए। सबसे पहले गाड़ियों और फैक्ट्रियों से 2 चीजें निकलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOCs, जो पेंट वगैरह से निकलने वाले रसायन होते हैं। फिर जब इन दोनों पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसी रिएक्शन से ओजोन और पैन जैसे खतरनाक द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं जो मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग बना देते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या हुई? सूरज की रोशनी। इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होगा। ये टेबल एक क्लासिक UPSC टॉपिक को कवर करती है। 2 तरह के स्मॉग। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, लंदन स्मॉग पुराना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़ा है, इसलिए उसका कारण कोयला और नमी है। वहीं लॉस एंजलिस स्मॉग आज के शहरों की दिक्कत है, तो उसका कारण गाड़ियां और सूरज की रोशनी है। इनके कारण और रंग के फर्क को हमेशा ध्यान में रखें। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। जब बारिश के पानी का pH लेवल 5.6 से भी नीचे चला जाए तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हवा में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलकर तेजाब बना देते हैं। हमारे ताजमहल का पीला पड़ना इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, हमने समस्याओं को तो बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपका फोकस हमेशा समाधान पर होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत सरकार वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कौन-कौन से बड़े कदम उठा रही है। ये सेक्शन मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोग्राम है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP। इसका मेन फोकस उन 132 शहरों पर है जहां हवा की क्वालिटी लगातार खराब रही है। इन्हें नॉन अटेनमेंट सिटीज भी कहते हैं और इसे लागू करने की जिम्मेदारी CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। और NCAP का टारगेट कितना बड़ा है, ये आप इस नंबर से समझ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में 40% की कमी लाई जाए 2017 के लेवल के मुकाबले। ये नंबर याद कर लीजिए, ये प्रीलिम्स में सीधा सवाल बन सकता है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत स्टेज यानी BS नॉर्म्स लाए गए और यहाँ भारत ने एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम उठाया। हमने 2020 में BS5 को स्किप करके सीधे BS4 से BS6 स्टैंडर्ड्स को अपना लिया और इस एक फैसले से डीजल कारों से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर में 80% और NOx में 70% तक की भारी कमी आई है। चलिए, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का। ये वो 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं जो आपको इस पूरे विश्लेषण से हमेशा याद रखनी है। पहली और सबसे जरूरी बात, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों के बीच का फर्क। प्राथमिक प्रदूषक सोर्स से सीधे निकलते हैं जैसे CO और SO2 और द्वितीयक प्रदूषक हवा में केमिकल रिएक्शन से बनते हैं जैसे ओजोन और पैन। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात है फोटोकेमिकल स्मॉग। इसके लिए 3 चीजें चाहिए, NOx, VOCs और सूरज की रोशनी, और इसके मेन कंपोनेंट्स हैं ओजोन और पैन। ये एक बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, इसे मत भूलिएगा। और तीसरी बात, हमारी 2 बड़ी सरकारी नीतियां, NCAP का 2026 तक 40% कमी का टारगेट और BS6 स्टैंडर्ड्स को सीधे अपनाना। ये 2 फैक्ट्स आपके मेंस के जवाब में 4 चांद लगा देंगे। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जैसे हमारा देश प्रदूषण की एक बड़ी चुनौती से लड़ रहा है, ठीक वैसे ही आप UPSC की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। दोनों में ही लगातार मेहनत और सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। नमस्कार एस्पिरेंट्स, UPSC की तैयारी में एनवायरनमेंट का सेक्शन कितना क्रूशियल है ये तो आप सब जानते ही हैं, और उसमें भी क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एवरग्रीन टॉपिक है जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल आने ही आने हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को बिल्कुल जीरो से हीरो तक समझेंगे, बेसिक साइंस से लेकर लेटेस्ट ग्लोबल अग्रीमेंट्स तक, सब कुछ। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी पर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नाम की चीज होती ही नहीं तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर मतलब औसत तापमान
कितना होता? क्या लगता है आपको? जवाब है -17 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -17 डिग्री सेल्सियस। मतलब बिना इस कुदरती कंबल के हमारी पृथ्वी एक जमी हुई बर्फीली जगह होती जहां जीवन पनप ही नहीं सकता था। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में बिठा लेनी है वो ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव अपने आप में कोई समस्या नहीं है। असल समस्या है इसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए अब सीधे इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक साइंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, क्योंकि सारे सवाल कॉन्सेप्ट्स पर ही बनते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ खास गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो सूरज से आने वाली गर्मी को हमारे एटमॉस्फेयर में पकड़कर रखती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। इसी वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है। असली गड़बड़ तब शुरू हुई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारी एक्टिविटीज की वजह से इन गैसों की मात्रा हवा में बढ़ने लगी, और ये जो कुदरती कंबल था वो एक हीट ट्रैप बनता चला गया। अच्छा, तो अब इन मेन कल्प्रिट गैसेस पर फोकस करते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाने से निकलती है। फिर आती है मीथेन, CH4। ये CO2 से कहीं ज्यादा पावरफुल है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका 30% का योगदान है। इसके मेन सोर्सेज हैं खेतीबाड़ी, जैसे धान के खेत और पशुपालन। इनके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और F गैसेस भी हैं। अब एग्जाम के लिए एक फैक्ट नोट कर लीजिए। फ्यूल जलाने से जो CO2 निकलती है उसमें एशिया पैसिफिक रीजन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। तो ठीक है, ये गैसें बढ़ रही हैं, पर इसका असल में असर क्या हो रहा है? अब हम बात करेंगे इसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट्स की। ये मेंस के लिए एक फेवरेट एरिया है जहां एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज कैसे जुड़ी है। सबसे पहला और जो साफ साफ दिख रहा है वो असर है क्रायोस्फीयर पर। क्रायोस्फीयर मतलब पृथ्वी के वो हिस्से जो जमे हुए हैं, हमारे ग्लेशियर्स, बर्फीली चोटियां। और सबसे चिंता की बात यह है कि आर्कटिक दुनिया के एवरेज से 2 गुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। इसका सीधा मतलब है हमारी बर्फ की चादर बहुत तेजी से पिघल रही है। और जाहिर है, जब ये बर्फ पिघलेगी तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। IPCC, जो क्लाइमेट चेंज पर दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर 1.1 मीटर तक बढ़ सकता है। अब आप सोचिए, भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म्स। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जो गर्मी को और तेज कर देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस एल्बिडो इफेक्ट। देखिए, सफेद बर्फ सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज देती है, पर जब वो पिघलकर गहरे रंग का पानी या जमीन बन जाती है तो वो ज्यादा हीट सोखने लगती है। इससे और गर्मी होती है और उस गर्मी से और ज्यादा बर्फ पिघलती है। समझ रहे हैं? ये एक विशेष साइकिल है जो वार्मिंग को बढ़ाता ही जाता है। लेकिन असर सिर्फ तापमान या सी लेवल तक ही सीमित नहीं है। हमारे महासागर भी इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। हवा में जो एक्स्ट्रा CO2 है वो जब समुद्र के पानी में घुलती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिससे पानी का pH लेवल कम हो जाता है। इसी को हम ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं। आपको पता है, आज हमारे ओशंस प्री इंडस्ट्रियल एरा से 30% ज्यादा एसिडिक हो चुके हैं, जो कोरल रीफ जैसे सेंसिटिव इकोसिस्टम्स को तबाह कर रहा है। इसी को हम कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं। इन सब खतरों को देखते हुए दुनिया ने क्या कदम उठाए? अब हम अपने डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं, ग्लोबल रिस्पॉन्स। प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स और उनकी की फीचर्स पर। तो ध्यान से सुनिएगा। ये टाइमलाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की पूरी कहानी बताती है। 1992 में रियो अर्थ समिट में UNFCCC का बनना एक फाउंडेशन स्टोन था। फिर 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, जो आज के क्लाइमेट एक्शन का आधार है। ये डेट्स और इवेंट्स मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस के लिए क्रिटिकल। क्योटो और पेरिस में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो समझना मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल टॉप डाउन था, मतलब ऊपर से आदेश आया कि सिर्फ डेवलप देशों पर, जिन्हें एनेक्साई कंट्रीज कहते हैं, बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स होंगे। दूसरी तरफ पेरिस एग्रीमेंट बॉटम अप है, जिसमें हर देश खुद अपने टारगेट्स तय करता है। इन्हीं को हम नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस या NDCs कहते हैं। चलिए, अब फोकस करते हैं अपने देश भारत पर। एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते भारत डेवलपमेंट की ज़रूरतों और क्लाइमेट एक्शन के बीच कैसे बैलेंस बना रहा है, ये GS पेपर 3 का एक कोर थीम है। ये हैं भारत के NDCs, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत दुनिया से वादा किया है। 2022 में हमने इन टारगेट्स को और भी एम्बिशियस बना दिया।
ध्यान दीजिएगा, हमारा लक्ष्य एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से 45% कम करना है और हमारी 50% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड से आएगी। और अच्छी बात यह है कि ये नॉन फॉसिल फ्यूल वाला टारगेट हम 2030 की डेडलाइन से काफी पहले ही अचीव करने के बहुत करीब हैं। भारत की डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी की जो नींव है वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC। इसके तहत ये 8 मिशंस काम कर रहे हैं। आपको इन सभी मिशंस के नाम और उनका मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन इंडिया मिशन का फोकस है देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना। चलिए अब आते हैं फाइनल रिवीजन पर। ये आखिरी कुछ स्लाइड्स एग्जाम हॉल में रिकॉल करने के लिए हैं, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। एक तरह से ये रैपिड फायर राउंड है। ये है कुछ मस्ट नो टर्म्स जो बार बार न्यूज में आते हैं। कार्बन बॉम्ब्स, ये वो बड़े फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे 1 गीगाटन से ज्यादा CO2 एमिशंस हो सकते हैं। भारत में गेवरा और राजमहल इसके एग्जाम्पल्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या GWP, ये बताता है कि कोई गैस CO2 की तुलना में कितनी ज्यादा गर्मी ट्रैप करती है। और मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये भारत का ग्लोबल कॉल है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। रीसेंट कॉप्स के की आउटकम्स प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस कीवर्ड्स याद रखने हैं। COP26 ग्लासगो से याद रखिए, फेज डाउन ऑफ कोल। COP27 शार्म एल शेख से लॉस एंड डैमेज फंड का बनना। और सबसे रीसेंट COP28 दुबई से ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स का ऐतिहासिक समझौता। ये कीवर्ड्स ही आपके ऑप्शंस में होंगे, ट्रस्ट मी। UPSC कैसे सवाल पूछता है उसका एक रियल एग्जाम्पल देखिए। ये 2011 का क्वेश्चन है। कार्बन क्रेडिट सिस्टम का गोल क्या है? सिंपल सा जवाब, CO2 एमिशंस की बढ़ोतरी को रोकना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सवाल बिल्कुल आसान है। और अब जाते जाते आपके लिए एक फूड फॉर थॉट जो आपको ऐसे या GS पेपर 4 में हेल्प कर सकता है। इस पूरी लड़ाई में एक व्यक्ति के प्रयासों और पूरी दुनिया की पॉलिसीज के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। लगे रहिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, और UPSC की तैयारी कर रहे हैं मेरे सभी साथियों। एनवायरमेंट लॉज ऑफ इंडिया पर इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, ये बात आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। सोचिए, जब हमारा संविधान बना तो उसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा प्रोविजन था ही नहीं। तो आज हम इसी पॉइंट से अपनी पूरी जर्नी ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आज के इतने कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क तक पहुंचे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम संविधान की बात करेंगे, फिर पोल्यूशन, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी से जुड़े लॉज को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फटाफट रिवाइज करेंगे एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो चलिए पहले सेक्शन में डाइव इन करते हैं, संविधान और पर्यावरण। एक बात याद रखिए, मेंस में कोई भी आंसर लिखना हो तो उसकी एक अच्छी शुरुआत यहीं से होती है। ये हमारे सारे एनवायरमेंटल लॉज की फाउंडेशन है, मतलब नींव है। इस टाइमलाइन पे जरा गौर कीजिए। 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक टर्निंग पॉइंट था जिसने दो बहुत जरूरी चीजें जोड़ी। एक आर्टिकल 48A जो स्टेट को कहता है कि भाई आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा आर्टिकल 51AG जो इसे हम सब यानी हर नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी बनाता है। और हाँ, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को एक्सपैंड करके राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट भी बना दिया है। चलिए अब आते हैं पोल्यूशन कंट्रोल लॉज पर। देखिए, जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चैलेंज बनकर सामने आया। तो इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए ये कानून बनाए गए थे। ओके, अब ये स्लाइड देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम वाटर एक्ट 1974 को उसके बिल्कुल रीसेंट 2024 के अमेंडमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। देखो, जो 1974 का एक्ट था ना, उसने CPCB और SPCP जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज को बनाया। अब स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होता है? सिंपल, जैसे पार्लियामेंट एक एक्ट पास करके बनाए। लेकिन 2024 के अमेंडमेंट पे ध्यान दो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ा दी गई है, छोटे मोटे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब अब जेल नहीं, सीधा भारी पेनल्टी लगेगी। फेडरलिज्म और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ये बदलाव एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला है एयर एक्ट ऑफ 1981। इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद आर्टिकल 253 के अंदर बनाया गया था। यह आर्टिकल इंडिया को इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को लागू करने की पावर देता है। पर इसमें जो सबसे क्रूशल बात है वो है 1987 का अमेंडमेंट, जिसने नॉइस पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन के दायरे में ला दिया। ये प्रीलिम्स का एक पेट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखें। और अब आते हैं सबसे पावरफुल लॉज में से एक पर, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान कहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लगभग हर पहलू को कवर करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स देता है। और इसका सीधा कनेक्शन भोपाल गैस ट्रेजेडी से है। यूपीएससी 2019 में इस पर सवाल भी आ चुका है, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक भी है। चलिए एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में फ़र्क क्या है? एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, हमेशा याद रहेगी। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट में सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रोहिबिटेड है, यानी मना है। कुछ करना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और प्रोटेक्टेड में इसका ठीक उल्टा है। यहाँ सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट परमिटेड है, अलाउड है, जब तक कि सरकार किसी चीज़ को स्पेसिफिकली प्रोहिबिट ना कर दे। बस इस डिफ़ॉल्ट रूल को याद रखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एस्पिरेंट्स के बीच एक और आम कंफ्यूजन, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में क्या अंतर है? देखो, फॉरेस्ट एरिया एक लीगल टर्म है, मतलब वो जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट के तौर पर दर्ज है। वहीं फॉरेस्ट कवर एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे सैटेलाइट से मापते हैं, जहां भी 10% से ज्यादा ट्री कैनोपी डेंसिटी है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कवर ना हो या इसका उल्टा हो। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एक गेम चेंजर कानून है। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि इसमें ग्राम सभा को मेन अथॉरिटी बनाया गया है, जो राइट्स की प्रोसेस को शुरू करती है। और एक और बात पर ध्यान देना, इसकी नोडल मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। यूपीएससी 2021 में ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं। ये दिखाता है कि कॉन्जर्वेशन और लाइवलीहुड राइट्स को कैसे बैलेंस किया गया है। अब हम अपने लॉज के फाइनल सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम बायोडाइवर्सिटी, गवर्नेंस और एनवायरनमेंटल जस्टिस के जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं, उन पर फोकस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ने एक डिसेंट्रलाइज्ड 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया है। नेशनल लेवल पर एनबीए, स्टेट लेवल पर एसबीबीज और सबसे इंपॉर्टेंट लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी बीएमसीज। और यही बीएमसीज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाती हैं, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का अंतर समझिए। देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्ट ऑफ गॉड जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते थे, लेकिन भोपाल ट्रेजेडी के बाद इंडिया ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। इसका मतलब है नो एक्सेप्शंस, कोई बहाना नहीं। अगर आपकी हैजर्डस इंडस्ट्री से नुकसान हुआ है तो आपको कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, पॉल्यूटर पेज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के दायरे में कौन कौन से कानून आते हैं, ये लिस्ट देखिए। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ईपीए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सब शामिल हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात आपको याद रखनी है, वो है इसका एक्सेप्शन। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एनजीटी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। यूपीएससी 2018 में ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब सेशन के एंड में एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम से ठीक पहले ज़रूर पता होने चाहिए। इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ईपीए 1986 ये है अम्ब्रेला एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एनवायरमेंटल ड्यूटीज़, एफआरए 2006 ग्राम सभा एम्पावर्ड। एनजीटी का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और सीपीसीबी वाटर एक्ट 1974 के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हर एक पॉइंट अपने आप में एक पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, एक एस्पिरेंट के तौर पर आपकी ये मेहनत, आपकी ये तैयारी ही एनवायरनमेंट के प्रति आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि कल आप ही वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे जो इन लॉज को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल द बेस्ट। नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। चलिए आज बात करते हैं भारत की ऊर्जा क्रांति के बारे में। अगले कुछ मिनटों में हम उन टॉपिक्स को एकदम सरल भाषा में समझेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो तैयार हो जाइए भारत की इस एक्साइटिंग एनर्जी जर्नी को समझने के लिए। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हाइड्रोजन गैस जो हम सबने पढ़ा है कि रंगीन होती है, उसके भी रंग हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यह सवाल सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि यूपीएससी के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि भाई ये ग्रीन, ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन का चक्कर आखिर है क्या। आज की हमारी चर्चा के 3 मेन पिलर्स होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स की, जो आज के समय में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। फिर हम भविष्य की तरफ देखेंगे और भारत के बहुत एम्बिशियस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समझेंगे। और आखिर में हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसके बिना ये पूरी क्रांति अधूरी है, यानी क्रिटिकल मिनरल। तो चलिए अपने पहले टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं,
जैव ईंधन। दोस्तों, इसे सिर्फ एक ऑल्टरनेट फ्यूल मत समझिए। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, किसानों की आमदनी बढ़ाने और हमारे पर्यावरण को बचाने, इन तीनों के लिए एक क्रांति जैसा है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला सवाल, ये जैव ईंधन है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में ये वो ईंधन है जो जैविक चीजों से बनता है, जैसे कि गन्ने से बना इथेनॉल या खेती के कचरे से बना बायोडीजल। ये पेट्रोल और डीजल का एक क्लीनर और ग्रीनर ऑल्टरनेटिव है। आप देखिए, जो चीज इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका एवोल्यूशन। जैव ईंधन की 4 पीढ़ियां यानी 4 जनरेशंस हैं। पहली पीढ़ी 1G खाने वाली फसलों जैसे गन्ना मक्का से बनी। फिर आई 2G जो पराली जैसे नॉन फूड चीजों से बनी। तीसरी पीढ़ी 3G और एडवांस्ड हो गई, जिसमें शैवाल यानी एल्गी का इस्तेमाल हुआ। और सोचिए, 4G तो साइंस फिक्शन जैसा है। इसमें ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड कीटाणुओं का इस्तेमाल होता है जो हवा से सीधे CO2 को सोखकर ईंधन बना देते हैं। कमाल है ना? और ये देखिए, मैं क्यों बार बार कहता हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 पर सीधा सीधा सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आ चुका है। ये दिखाता है कि पॉलिसी की छोटी छोटी बातें भी जानना कितना ज़रूरी है, खासकर इसके टारगेट्स। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा टारगेट है E20। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल, यानी 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। पहले ये लक्ष्य 2030 का था, जिसे अब घटाकर 2025 कर दिया गया है। ये भारत की अर्जेंसी को दिखाता है, और यही छोटा सा फैक्ट आपको एग्जाम में एज दिला सकता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के अलावा भी सरकार दूसरी चीजों पर जोर दे रही है। इनमें से 2 खास हैं। एक तो है सतात स्कीम, जो खेती के कचरे को कंप्रेस्ड बायोगैस में बदलने पर फोकस करती है, और दूसरी है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF, जो हमारे हवाई जहाज़ों को साफ सुथरे ईंधन पर उड़ाने की कोशिश है। चलिए, अब अपने दूसरे बड़े टॉपिक पर चलते हैं, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन। अगर बायोफ्यूल आज की क्रांति है, तो ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का वादा है। इसमें इतनी ताकत है कि ये भारत को दुनिया का एनर्जी लीडर बना सकता है। लेकिन इस मिशन को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हाइड्रोजन एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी कैरियर है। इसे एक पावर बैंक की तरह समझिए। जैसे आप पावर बैंक को बिजली से चार्ज करते हैं और फिर वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, वैसे ही हाइड्रोजन को बनाने में एनर्जी लगती है और ये उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसे हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, हाइड्रोजन के रंग। ये स्लाइड सारी कहानी साफ कर देगी। देखिए, ग्रे हाइड्रोजन बनता है जीवाश्म ईंधन से, और इससे प्रदूषण होता है। ब्लू हाइड्रोजन भी जीवाश्म ईंधन से ही बनता है, लेकिन उसमें कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। और असली हीरो है ग्रीन हाइड्रोजन, जो पानी को तोड़ने के लिए सोलर या विंड एनर्जी जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है, मतलब जीरो पोल्यूशन। और इसी असली हीरो यानी ग्रीन हाइड्रोजन को भारत का भविष्य बनाने के लिए सरकार ने 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया। इसका मकसद बहुत बड़ा है, भारत को सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एक्सपोर्टर, एक हब बनाना है। और हर मिशन का एक कॉन्क्रीट टारगेट होता है। इस मिशन का वो टारगेट नंबर जो आपको बिल्कुल याद रखना है वो है साल 2030 तक हर साल कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स यानी 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। मैं फिर से दोहराता हूं, 2030 तक 5 MMT, ये आंकड़ा बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये सारी बड़ी बड़ी बातें, ये सोलर पैनल, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये ग्रीन हाइड्रोजन, ये हवा में तो नहीं बनती है ना। इनको बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है, खनिज। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? ज़रा सोचिए, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी के लिए लिथियम और कोबाल्ट चाहिए, बड़े बड़े सोलर पैनल्स और पवन चक्कियों के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए। ये खनिज एक तरह से इस पूरी हरित क्रांति की नींव हैं, इसका फाउंडेशन है। और इन खनिजों की सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए भारत 2 बड़े कदम उठा रहा है। पहला, काबिल नाम की एक कंपनी बनाई गई है जिसका काम है विदेशों में जाकर इन जरूरी खनिजों के सोर्सेस को खरीदना। दूसरा, भारत अब अमेरिका लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP का हिस्सा बन गया है। ये कुछ देशों का एक ग्रुप है जो मिलकर इन खनिजों की सप्लाई को सिक्योर करने का काम करता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे साफ ऊर्जा वो है जिसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। भारत में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और इसके तहत बनी संस्था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE इसी काम को बढ़ावा देती है। जैसे आप अपने फ्रिज या AC पर स्टार रेटिंग देखते हैं, वो BE की ही देन है।
चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट एग्जाम के नजरिए से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका रैपिड रिवीजन राउंड है, तो पूरा ध्यान यहां दीजिए। याद रखिए, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, E20 टारगेट 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टारगेट 2030 तक 5 MMT प्रोडक्शन, और सेटैट स्कीम किससे जुड़ी है? कंप्रेस्ड बायोगैस से। हाइड्रोजन के रंग, ग्रीन मतलब क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लू मतलब फॉसिल फ्यूल्स पर कार्बन कैप्चर के साथ, और ग्रे मतलब फॉसिल फ्यूल्स बिना कार्बन कैप्चर के। काबिल का काम है विदेशों में खनिज सिक्योर करना, और MSP एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसका अब भारत भी एक मेंबर है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एनर्जी इंडिपेंडेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये देश को बनाने का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उस भारत के भविष्य को शेप कर रहे हैं जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर और ताकतवर होगा। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। जय हिंद। नमस्कार एस्पिरेंट्स, और स्वागत है आप सबका। आज हम एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके UPSC एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडिया की संकटग्रस्त प्रजातियों यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए ना, आइए एक एक्चुअल UPSC क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये 2013 में पूछा गया था। भारत में पिग्मी हॉग, ये जो जानवर है, ये नेचुरल रूप से कहां पाया जाता है? सोच के रखिए इसका जवाब। इस सेशन के एंड तक आई प्रॉमिस आपको ना सिर्फ इसका आंसर पता होगा, बल्कि आप ऐसे कई सवालों के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम IUCN रेड लिस्ट को पकड़ेंगे और इंडिया के जो की मैमल्स हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे। मेरा गोल है कि मैं इसको इतना सिंपल और मेमोरेबल बना दूं कि एग्जाम हॉल में आपको जरा भी कंफ्यूजन ना हो। तो हम शुरू करेंगे सबसे हाई रिस्क कैटेगरी से। रेडी? लेट्स गो। ओके, हमारी पहली कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि अति संकटग्रस्त प्रजातियां। इसका सीधा सा मतलब है कि इन स्पीशीज पर जंगल में विलुप्त होने का यानी एक्सटिंक्ट होने का एक्सट्रीमली हाई रिस्क है। और एक बात नोट कर लीजिए, UPSC इन स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स यानी वो कहाँ रहते हैं, इस पर खास ध्यान देता। चलिए जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स हैं। देखिए, कश्मीर स्टैग, जिसे हंगुल भी कहते हैं, सिर्फ कश्मीर के डाचिंगहम नेशनल पार्क में। पिग्मी हॉग सिर्फ असम के मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। मालाबार सिविट साउदर्न वेस्टर्न घाट्स, और नामदपा फ्लाइंग स्क्विरल अरुणाचल प्रदेश में। ये लोकेशंस मैच द फॉलोइंग के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। पिग्मी हॉग, जो दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है, वो सिर्फ और सिर्फ असम के मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। और यहां एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है, यानी इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस वहां के ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में बताती है। इंटरेस्टिंग, राइट? नेक्स्ट अप, कश्मीर स्टैग या हैंगुल। ये सेंट्रल एशियन रेड डियर की ही एक उप प्रजाति है। और सबसे क्रूशल बात, इसकी आखिरी आबादी जो बच सकती है वो सिर्फ डाचीगाम नेशनल पार्क में है। ओवरग्रेजिंग और पोचिंग इसके सबसे बड़े दुश्मन है। याद रखिए, UPSC को ऐसी स्पीशीज बहुत पसंद है जो किसी एक ही जगह मिलती हैं। चलिए, अब हम अपनी अगली कैटेगरी पर चलते हैं। एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त प्रजातियां। इन पर भी विलुप्त होने का खतरा बहुत हाई है। हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ा सा कम, बट स्टिल वेरी सीरियस। यहां एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया के 75% वाइल्ड टाइगर्स अकेले इंडिया में रहते हैं? सोच के देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। और एज पर द 2022 सेंसस, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। ये इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स की एक शानदार सक्सेस स्टोरी है। अब इस लिस्ट को जरा गौर से देखिए। टाइगर के अलावा एशियन एलिफेंट, लायन टेल्ड मैकाक, रेड पांडा और संगाई डियर, ये कुछ मेजर एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। मैंने उनको हाईलाइट भी किया है जिन पर UPSC पहले सवाल पूछ चुका है, जैसे एशियन एलिफेंट पर 2020 में और लायन टेल्ड मैकाक पर 2013 में। तो आप समझ सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस। लायन टेल्ड मैकाक, ये एक बहुत ही स्पेशल बंदर है। आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसके चेहरे के चारों तरफ शेर जैसी सिल्वर व्हाइट रंग की मेन यानी याल होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, ये साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है, यानी नेचुरल तौर पर ये दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। और अब आइए मिलते हैं मणिपुर के डांसिंग डियर यानी संगाई से। पता है इसकी सबसे अनोखी बात क्या है?
ये हिरन दुनिया की इकलौती ऐसी जगह रहता है जो तैरती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये लोकतक लेक में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के तैरते हुए घास के मैदानों, जिन्हें फुमडीज कहते हैं, उन पर रहता है। इतना यूनिक हैबिटेट है जो इसे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी पर, वल्नरेबल यानी सुभेद्य प्रजातियां। यहाँ खतरा एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ा कम है, लेकिन इन स्पीशीज को अभी भी कंजर्वेशन की सख्त जरूरत है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा वन हॉर्न राइनो। इसकी स्किन बिल्कुल एक कवच या आर्मर जैसी दिखती है। ये नॉर्दर्न इंडिया और नेपाल के ग्रासलैंड्स और दलदली इलाकों में मिलता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक और कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है। इसका स्टेटस एंडेंजर्ड से आकर वल्नरेबल हुआ है। ये टेबल आपके लिए बहुत काम की है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इंडियन राइनो एक सींग वल्नरेबल, जबकि जावन और सुमत्रन राइनो दोनों के दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और एक की डिफरेंस और याद रखिए, सुमत्रन राइनो के 2 सींग होते हैं और ये सबसे ज्यादा बालों वाला राइनो है। और अब प्राइड ऑफ इंडिया, द एशियाटिक लायन। ये अपने अफ्रीकन कजन से साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इसकी इकलौती वाइल्ड पॉपुलेशन सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है। क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह मिलता है, ये यूपीएससी का एक ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक रहा है। 2019 में भी, 2024 में भी सवाल आए हैं। ठीक है, चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज को जल्दी से कवर करेंगे जो मैमल्स तो नहीं हैं, लेकिन एग्जाम के लिए उतने ही जरूरी हैं। डुगोंग, जिसे सी काऊ भी कहते हैं, ये एक शाकाहारी जीव है जो गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है। फिर है गंगेज रिवर डॉल्फिन या सूसू, जो हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और घड़ियाल, जिसका लंबा पतला सा मुंह होता है, ये मछली खाने वाला क्रोकोडाइल है जो चंबल जैसी साफ नदियों में मिलता है। और हाँ, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक्सलेंट। अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, की टेकअवेज। ये सेक्शन खासतौर पर आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बनाया गया है, तो पूरा फोकस यहाँ। चाहें तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लोकेशन के हिसाब से एंडेमिक स्पीशीज ग्रुप की हुई हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलेंगे लाइन टेल्ड मैकैक, नीलगिरी तार और मालाबार सिवेट। कश्मीर में हैंगुल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में संगाई दीर और नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। परफेक्ट फॉर क्विक रिकॉल। और एक और क्विक रिवीजन स्लाइड देखिए। पिग्मी हॉग सीआर मानस असम, वन हॉर्न राइनो वीयू नॉर्दर्न इंडिया, एशियाटिक लायन वीयू गिर गुजरात, टाइगर ईएन सबसे ज्यादा एमपी में, और ऑलिव रिडली टर्टल वीयू ये ओडिशा में अपने मास नेस्टिंग, जिसे अरिबड़ा कहते हैं, उसके लिए फेमस है। तो अब एक आखिरी सवाल, आखिर इन स्पीशीज की स्पेसिफिक लोकेशन और उनका कंजर्वेशन स्टेटस जानना सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है? कभी सोचा है? इसका जवाब ये है कि जब आप ये डिटेल्स जानते हैं तो आप एग्जामिनर को दिखाते हैं कि आपको इंडिया की ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैलेंजेस की एक इंटीग्रेटेड समझ है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, ये भारत को, उसके एनवायरनमेंट को गहराई से समझना है। और आखिर में हमेशा याद रखिएगा, आप जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक ऐसी पोजीशन देगा जहां पे इन अनमोल प्रजातियों को बचाने में सीधा योगदान दे सकते हैं। तो आपकी ये मेहनत इस देश के फ्यूचर और उसकी प्रकृति दोनों की रक्षा करेगी। कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद। नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास एक्सप्लेनर में, जहां हम भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के बारे में बात करेंगे। चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये दिखाता है कि भारत अपने पर्यावरण को लेकर कितना गंभीर है। और आज हम इसी गंभीरता और इसके पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो आज हमारा मकसद एकदम साफ है। हम भारत के सबसे ज़रूरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हम ये सब कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के नज़रिए से करेंगे ताकि आपकी तैयारी को सही दिशा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में वन्य जीवों को बचाने के जो प्रयास हैं वो कोई आज की बात नहीं है। इनकी जड़ें इतिहास में काफ़ी गहरी हैं और इनका एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचा है जिसे समझना हमारे लिए, खास तौर पर एग्जाम के लिए, बहुत ज़रूरी है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये आपको पूरी कहानी एक बार में बता देगी। हर चीज की शुरुआत होती है 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। आप कह सकते हैं कि ये कानून, ये पूरे संरक्षण के ढांचे की नींव है। और इसी मजबूत नींव पर एक साल बाद ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ,
फिर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट और आगे चलकर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो आप देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक कदम उठाकर इस पूरे सिस्टम को मजबूत किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के सबसे मशहूर और सबसे सफल कंजर्वेशन प्रोग्राम की, प्रोजेक्ट टाइगर। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसी कहानी जो पूरी दुनिया को सुनाई जाती है। तो आखिर प्रोजेक्ट टाइगर का मकसद क्या था? देखिए, ये सिर्फ बाघों की गिनती बढ़ाने के बारे में नहीं था। इसका असली लक्ष्य था बाघों की एक वायबल आबादी बनाना, मतलब एक ऐसी आबादी जो लंबे समय तक खुद को बनाए रख सके, साथ ही उनके प्राकृतिक घरों को बचाना और एक बहुत ही साइंटिफिक कोर बफर स्ट्रैटेजी अपनाना। अब ये कोर बफर क्या है? आसान भाषा में समझिए, एक कोर एरिया होता है जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। ये एकदम सुरक्षित इलाका होता है और इसके चारों तरफ एक बफर जोन होता है जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये कॉन्सेप्ट आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, ये नंबर आपको बताएगा। 58, पूरे भारत में 58 टाइगर रिजर्व्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ज़मीन पर किए गए दशकों के काम का सबूत है। ये एक विशाल नेटवर्क है जो हमारे राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। तो बाघों की कहानी तो शानदार है, लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता ने दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी रास्ते खोले। भारत की कंजर्वेशन स्टोरी सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है। हाथी और गैंडे जैसे शानदार जानवरों के लिए भी खास प्रोग्राम चलाए गए। अच्छा, अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिएगा। ये आपके प्रीलिम्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ हम दो बड़े प्रोजेक्ट्स की तुलना कर रहे हैं। सबसे पहला अंतर देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के पास NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कानूनी समर्थन है। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो इसे ज्यादा पावर देती है। वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्र सरकार की एक स्कीम है। दूसरा बड़ा फर्क, प्रोजेक्ट टाइगर का फोकस बाघों के इन सीटू कंजर्वेशन पर है, मतलब उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही बचाना, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के साथ साथ उनके आने जाने के रास्ते, जिन्हें कॉरिडोर्स कहते हैं, उनकी सुरक्षा पर भी जोर देता है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको एग्जाम में दूसरों से आगे करें। अब बात करते हैं एक और सफलता की कहानी की, एक सींग वाला गैंडा। इंडियन राइनो विजन 2020 जैसे शानदार इनिशिएटिव्स की वजह से हम इस प्रजाति को विलुप्त होने की कगार से वापस ले आए हैं। आज इसकी IUCN स्थिति वल्नरेबल है, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है। और यह याद रखिएगा, दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश भारत में ही है, खासकर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है एस्पिरेंट्स, अब अपना पूरा फोकस यहाँ ले आइए। अगली स्लाइड इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। ये आपकी क्विक रिवीजन गाइड है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकते। चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके दिमाग में बिठा लेते हैं। पहला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भारत में कंजर्वेशन की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तीसरा, प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक बड़ा मकसद इंसान और हाथियों के बीच के टकराव को कम करना भी है। चौथा, एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। और पांचवा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये सभी प्रोजेक्ट्स इन सीटू कंजर्वेशन के बेहतरीन उदाहरण हैं, मतलब जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में ही बचाना। और आखिर में मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। जब आप एक सिविल सेवक बनेंगे तो आप सिर्फ नीतियाँ लागू नहीं करेंगे, आप इस देश की अनमोल प्राकृतिक धरोहर के रखवाले भी बनेंगे। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, UPSC की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। तो चलिए इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे प्रदूषण क्या है, फिर देखेंगे कि वायु प्रदूषण कितने तरह का होता है। इसके बाद हम कुछ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को समझेंगे, उनके असर और उनको कंट्रोल करने के उपायों पर बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिविजन करेंगे। क्या आप ये जानते थे, पिछले 5 सालों से लगातार भारत दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड एमिटर। ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है ना? और यही दिखाता है कि ये टॉपिक स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में UPSC के लिए कितना ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल फंडामेंटल्स से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पोल्यूशन या प्रदूषण की परिभाषा क्या है।
देखिए, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारा पर्यावरण एक साफ सुथरा कमरा है। अब अगर हम यानी इंसान अपनी एक्टिविटीज से उस कमरे में कोई भी अनडिजायरेबल हार्मफुल चीज, कोई कूड़ा करकट, कोई जहरीला धुआं डाल दें तो वो कमरा गंदा हो जाएगा। बस पर्यावरण के साथ इसी गंदे होने को हम प्रदूषण कहते हैं। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जहां से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, सारे पोल्यूटेंट्स एक जैसे नहीं होते, इनको क्लासिफाई किया जाता है, और ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोटी तौर पर पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये वो हैं जो सोर्स से सीधे निकलते हैं, जैसे फैक्ट्री की चिमनी से SO2 निकला या गाड़ी के एग्जॉस्ट से कार्बन मोनोक्साइड निकली। ये सब प्राइमरी हैं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये थोड़े ट्रिकी हैं, ये सीधे नहीं निकलते, बल्कि तब बनते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हवा में जाकर दूसरे केमिकल्स या सूरज की रोशनी के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओजोन और पैन। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं। इनफैक्ट एक हद तक ये ज़रूरी भी होते हैं, जैसे CO2। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनकी मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है। तब यही फ़ायदेमंद चीज़ एक पोल्यूटेंट बन जाती है। और इसके ठीक उलट हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ये वो हैं जो नेचर में होते ही नहीं हैं। ये पूरी तरह से मैन मेड हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। और इनके साथ दिक्कत ये है कि इनकी ज़रा सी भी मात्रा, इवन अ टाइनी अमाउंट, खतरनाक होती है, जैसे DDT हो गया या दूसरे पेस्टिसाइड। ओके, तो क्लासिफिकेशन समझने के बाद अब हम कुछ स्पेसिफिक मेजर एयर पोल्यूटेंट्स को देखेंगे। ये वो हैं जिनके बारे में आपको एग्जाम के लिए इन डिटेल पता होना ही चाहिए। सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम PM कहते हैं। ये हवा में तैरते हुए बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। और यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, द स्मॉलर द डेडलियर। कण जितना छोटा वो उतना ही खतरनाक। PM10 तो फिर भी हमारे नाक के बाल रोक लेते हैं, लेकिन PM2.5 वो इतना छोटा होता है कि वो हमारे फेफड़ों के डीप इनसाइड जाकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो सकता है। दैट्स हाउ डेंजरस इट इज। अगला है ब्लैक कार्बन। आम भाषा में इसे कालिख कहते हैं। जब भी कोई चीज़ पूरी तरह नहीं जलती तो ये बनता है। अब इसकी दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक तो ये सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। दूसरा, और ये बहुत सीरियस है, जब ये कालिख जाकर हिमालय जैसे ग्लेशियरों पर जम जाती है तो वो ग्लेशियर की सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की पावर, जिसे एल्बीडो कहते हैं, उसे कम कर देती है। नतीजा, ग्लेशियर और तेजी से पिघलने लगते हैं। नाउ दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस। फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है, इसकी रेसिपी क्या है? देखिए, आपको 3 चीजें चाहिए। पहली, गाड़ियों से निकला नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरी, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पेंट और स्प्रे वगैरह से निकलते हैं। और तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तेज धूप। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक चेन रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं O3 यानी ओजोन और पैन। ये सब मिलकर बनाते हैं वो भूरे रंग की धुंध जिसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। और ये देखिए, फिर से आ गया हमारा SO2। याद है सबसे पहली स्लाइड? भारत इसका सबसे बड़ा इमिटर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पावर जनरेशन के लिए आज भी कोयले पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और ये SO2 ही है जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और फिर होती है एसिड रेन, जो ताजमहल जैसी हमारी धरोहरों के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया। अब बात करते हैं इसके असर की, और सबसे ज़रूरी इसके सल्यूशन की। सरकार इसे रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं? ये आपकी मेंस के आंसर के लिए बहुत क्रूशियल पार्ट है। स्मॉग भी देखिए 2 तरह का होता है। एक है लंदन स्मॉग, ये क्लासिक वाला है। इसमें चाहिए सल्फर और नमी, ये कोयले के जलने से होता है। दूसरा है लॉस एंजल्स स्मॉग, ये मॉडर्न वाला है। इसमें चाहिए गाड़ियों का धुआं और तेज धूप। सो लंदन स्मॉग इज अबाउट कोल एंड ह्यूमिडिटी, LA स्मॉग इज अबाउट कार्स एंड सनलाइट। सिंपल। तो सरकार गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन को कैसे टैकल कर रही है? इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। पहला, नए वाहनों के लिए हमने सीधे BS4 से BS6 नॉर्म्स पर जंप किया, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, पुरानी और पोल्यूटिंग गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई। और तीसरा, फ्यूचर के लिए फेम इंडिया स्कीम के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये नंबर 40%, इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम या NCAP ये सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसका अपडेटेड टारगेट है कि 2026 तक हमें PM कॉन्सेंट्रेशन को 40% तक कम करना है, 2017 के लेवल के कंपैरिजन में।
ये डेटा पॉइंट आपके आंसर में वैल्यू ऐड करेगा। अब ये GRAP क्या है? GRAP का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आप इसे एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म समझ सकते हैं जो दिल्ली NCR के लिए है। जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सर्टेन लेवल से खराब होता है, GRAP के अंडर पहले से सेट किए हुए कुछ मेजर्स ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। AQI खराब तो DG सेट्स बंद, और ज्यादा खराब तो कंस्ट्रक्शन बंद, इस तरह। ऑलराइट, तो अब हम सेशन के एंड में आ गए हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सारे की पॉइंट्स का जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल ऑन योर फिंगर टिप्स याद होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ये मैच द फॉलोइंग स्टाइल में याद रखिए। पार्टिकुलेट मैटर कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन, ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग और लेड नर्वस सिस्टम डैमेज। बस इतना याद रखना है। और जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल पर सरकार के एफर्ट्स में इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ग्रैप, BSB नॉर्म्स, फेम इंडिया स्कीम और हाँ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी। ये आपके आंसर को सॉलिड बनाते हैं। अपने आंसर को एक इंटरनेशनल डायमेंशन देने के लिए इन कन्वेंशंस को मेंशन करना मत भूलिएगा। ओजोन लेयर की बात हो तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, HFCs के लिए किगाली अमेंडमेंट और खतरनाक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन। इससे पता चलता है कि आपको ग्लोबल एफर्ट्स की भी जानकारी है। तो दोस्तों, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है, बट अ चैलेंज दैट कैन बी ओवरकम। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर कल आपको भी ऐसी ही चैलेंजेस से डील करना होगा, पॉलिसीज बनानी होंगी, इंप्लीमेंट करनी होंगी। तो बस लगे रहिए, आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान है। जय हिंद।